अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। तो इसमें हम वर्क के बारे में सीखेंगे और उसके बाद फिर हम एनर्जी के बारे में, फिर इनका रिलेशन हम डेवलप करेंगे और चैप्टर के लास्ट में जो है ना हम एनर्जी की डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वर्क क्या होता है देखें। काम फिजिक्स में उससे नहीं कहते जो आप सारा दिन करते हैं, बल्कि काम उसे कहेंगे जब किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम उसे फिर वर्क कहेंगे। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पहला जो टॉपिक है आपका। अब कांस्टेंट फोर्स क्या होती है? थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट फोर्स की ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही डायरेक्शन चेंज हो, उसे हम नाम देते हैं कांस्टेंट फोर्स का। तो इफ द मैग्नीट्यूड और एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रिमेन सेम देन द फोर्स इज सेड टू बी कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क जो होता है वो सिंपली एफ डॉट डी होता है, और डॉट खत्म करते हैं एफ डी कॉस थीटा लगा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट का यही था कि डॉट खत्म करेंगे तो कॉस आ जाएगा। अब ये जो मैंने अभी बात की कि फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, सम टाइम ऐसे होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं होते, लेकिन वर्क हो रहा होता है। अब देखें, फर्ज करें ये डिस्प्लेसमेंट ले रही है बॉडी इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इस डायरेक्शन में एंगल थीटा के ऊपर एक्ट कर रही है। तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ को रेफरेंस रखते हैं। यानी डी को रेफरेंस रखा, एफ की टिप से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और फिर यहाँ पे दो कंपोनेंट बन गए। एक ये वाला जो हो गया ये एफ कॉस थीटा हो गया, और दूसरे वाला एफ साइन थीटा। अब जो हमारा रेफरेंस के साथ है वो एफ कॉस थीटा है, तो वर्क अगर हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? एफ कॉस थीटा की वजह से। एफ साइन थीटा की वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा। तो आप इसको फिर प्लेस कैसे करते हैं? एफ कॉस थीटा और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी को डिफाइन किया हुआ है। फिर वर्क कैन बी डिफाइन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड आ गई डिस्प्लेसमेंट की पूरी पूरी, एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का वो कंपोनेंट साथ आएगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, और जो एंगल यहाँ होगा वो आप यहाँ पुट कर दें, एफ की मैग्नीट्यूड पुट कर दें, डी की मैग्नीट्यूड पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो ये ना वर्क फाइंड आउट करने का फार्मूला है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए? कांस्टेंट फोर्स के लिए। फोर्स वेरी करेगी तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो अब इसके इसके जो ग्राफिकल मेथड है वो देख लें। ग्राफिकल मेथड में क्या करना है कि आपने ग्राफ ड्रा करना है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है फ़िलहाल, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट ले लें और वर्टिकल एक्सिस पे आप फोर्स ले लीजिए। ड्रा कीजिए फोर्स ने अपनी, क्योंकि वैल्यू या डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसको शेड कर लें, ये एरिया फाइंड करें। आपको एरिया जो है ना वो टोटल वर्क दे देगा। तो एरिया जो होगा रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल शेप है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इसकी एफ और विड्थ इसकी डी है, तो क्या आ जाएगा? एफ डी, जो कि क्या है? वर्क है। तो एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको क्या प्रोवाइड करता है? वर्क प्रोवाइड करता है। ये भी आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट वर्क जो आपने याद रखने हैं, उसके बाद फिर यूनिट की बात करते हैं इसकी। पहली बात ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 2 में ही ये सीखा था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरी चीज़, जो वर्क है वो पॉजिटिव कब होगा? जब कॉस अपनी वैल्यू पॉजिटिव देगा। कॉस अपनी वैल्यू पॉजिटिव कब देता है? जब उसका एंगल 90 से कम हो। कॉस लेस देन 90 जो है ना वो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं, तो वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज में भी आती है। दूसरा यानी अगली बात ये है कि अगर वर्क जो है ना वो ज़ीरो होगा, या मिनिमम वर्क जिसे कहेंगे ज़ीरो, जो है उसकी वैल्यू आनी चाहिए कॉस की, वो 90 पे आती है। कॉस 90 कर दें, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में ले जाएं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो, दोनों के दरमियान 90 का एंगल आ गया ना, तो वो डेफिनेशन पे पूरा उतरती है बात के फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और मैथमेटिकली भी कॉस 90 पुट करेंगे, आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो वर्क क्या हो जाएगा? फिर वो ज़ीरो हो जाएगा। अगली बात, अगर एंगल 90 से बड़ा हो गया है
फिर नेगेटिव वर्क स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 90 से बड़ी वैल्यू पे कॉस माइनस में वैल्यू देता है, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो ऐसे यूनिट जो है इसका वो जॉउल है। तो 1 जॉउल जो है वो कैसे होगा, अगर फर्ज करें 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं आप बॉडी को मूव करवाने के लिए और उस रिजल्ट में 1 मीटर वो मूव करता है, तो जो वर्क होगा वो 1 जॉल होगा। यानी व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी मूव थ्रू 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क इज सेड टू बी 1 जॉल। तो ये जॉल की डेफिनेशन है, ये भी याद रखनी है। तो ये तो हमने बात की वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, यानी जब फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर फोर्स की वैल्यू चेंज होगी फिर हम वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब वो देखते हैं जी। वेरिएबल फोर्स से अब वर्क जो है ना हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो वेरिएबल फोर्स क्या होता है, ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो विद द डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम, उसे हम नाम देंगे वेरिएबल फोर्स का। If the magnitude और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंजेस देन द फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल फोर्स। इसकी 2 एग्जांपल साथ दी हुई हैं, क्योंकि ये एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया था पेपर में कि डिफाइन वेरिएबल फोर्स एंड गिव 2 एग्जांपल। 2 एग्जांपल देनी थी वहाँ पे। अब देखें रॉकेट, अगर रॉकेट मूव करता है अवे फ्रॉम द अर्थ तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द अर्थ वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, तो उसे हम नाम देंगे ये वेरिएबल फोर्स है। और अगर हम इलास्टिक सिटी की वजह से जो स्प्रिंग फोर्स एग्जर्ट करता है, कोई भी मास जो उसके साथ अटैच हो, तो उसके स्ट्रेच के साथ वो फोर्स बढ़ती है, तो ये भी वेरिएबल फोर्स। अब हम वर्क की बात करते हैं, वर्क बाय वेरिएबल फोर्स। तो अब यहाँ पर ये होगा कि हमने ये मेंशन कर दिया कि एक बॉडी को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और इस दौरान जो फोर्स है वो अपनी वैल्यू चेंज करेगी। तो हम इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। ये एक पहला पैच बनाया डेल्टा D1। अब जो आपने पार्ट या पैच बनाना है, जो पार्ट आपने डिवाइड करने हैं पूरी डिस्प्लेसमेंट को, वो पार्ट इतना छोटा होना चाहिए कि उसके अलोंग जब फोर्स आप कंसिडर करें तो वो कांस्टेंट हो, वो चेंज ना हो। अगर चेंज हो रही है फिर और छोटा कर दें। तो ये अगला पार्ट आ गया। इसी तरह डेल्टा D2, लास्ट वाला जो पार्ट होगा उसका नाम हम रख देंगे डेल्टा DN तक। तो पार्ट इतने बनाने हैं कि इतने छोटा बने कि हर किसी के अलोंग जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहे। यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रही है उसे हम नाम दे देते हैं F1, जो एंगल बना रही है उसे θ1 कह देते हैं। यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रही है F2 और जो एंगल है वो θ2। इसी तरह यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रही है वो Fn और एंगल क्या बना रही है, θn। तो ये जो है ना वो पूरी सिचुएशन आ गई। अब वर्क जो है ना हम बाय पार्ट्स लेंगे। तो पहली बात हमने क्या की, पहले इंटरवल के लिए पहले वर्क, पहली बात हमने ये की कि हमने पाथ को डिवाइड किया। पाथ को इस तरह से डिवाइड करना है कि हर जो पार्ट आए उसके अलोंग फोर्स कांस्टेंट रहे, फिर हर पार्ट का वर्क हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो पहला इंटरवल जो है ये वाला, इसके अलोंग जो वर्क होगा उसे हम नाम दे देते हैं डेल्टा W1, और जो फोर्स होगी वो F1, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल्टा D1। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट फॉर सेकेंड इंटरवल, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम डेल्टा W2 कह देंगे, F2 डेल्टा D2। ठीक है जी। फिर इसी तरह अप टू सोन चलता जाएगा, और फिर हम कहेंगे एंड सो ऑन nth इंटरवल, nth इंटरवल तक चली जाएगी बात। तो उसके लिए जो वर्क आएगा वो डेल्टा WN का आ जाएगा, और वो होगा Fn डेल्टा DN। ठीक है जी। अब टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क जो आएगा वो आप इन सब वर्क को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। तो डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस अप टू सॉन डेल्टा WN तक। पहले की वैल्यू F1 डेल्टा D1, दूसरे की F2 डेल्टा D2, अप टू सॉन Fn डेल्टा DN।
अब डॉट ख़त्म करें, कॉस लगा दें, थीटा F1 डेल्टा D1 और साथ कॉस थीटा 1, फिर इसका भी आ जाएगा F2 डेल्टा D2 कॉस थीटा 2 एंड अप टू सॉन Fn डेल्टा Dn, साथ आ जाएगा कॉस थीटा n। ठीक है जी। तो इसको समेशन फॉर्म में लिख दें, समेशन फॉर्म में लिमिट भी लगा दीजिए, I1 से लेके n तक होगा। अब ये Fi डेल्टा Di और साथ में थीटा आई का मैंने बता दिया, लिमिट 1 से लेके n तक, पहले 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 फिर 3 अप टू सॉन n तक। तो ये वर्क आ गया। अब इस इक्वेशन से आप जो है ना वो वेरिएबल फोर्स का वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी। ये वैल्यू, ये जो इक्वेशन है ये और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे सकती है अगर आप नंबर ऑफ जो पार्ट्स हैं वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू देगी। अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की इसकी। तो इसमें भी वही दोबारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपने ड्रा करना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल एक्सिस पे फोर्स होगी और साथ में उसका जो भी कंपोनेंट आएगा, यानी ऑफ कॉस थीटा आता है। अब फोर्स वेरी कर रही है क्योंकि इस तरह अब लाइन जो है ना वो स्ट्रेट नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, अब इसके भी पैचेस बनाते हैं। देखें, पहला पैच बना दिया इतना, उसके बाद अगला पैच बना दिया, फिर उससे अगला पैच बना दिया, फिर अगला, इस तरह ये देखें आपने उस शेप को भी डिवाइड कर लिया। तो ये भी क्या बन गई, छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बन गई। जैसे ये फ़र्ज़ करो तो इसकी ये लेंथ आ गई, ये विड्थ आ गई, आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसका एरिया आ जाएगा। यानी ये डेल्टा D1, ये डेल्टा D2, डेल्टा 3 अप टू सॉन डेल्टा Dn तक। 4 सर्किल, F1 cos थीटा 1, F2 cos थीटा 2, F3 cos थीटा 3। फिर आप इस इक्वेशन पे आ जाएंगे एट दी एंड और आपको वर्क मिल जाएगा। अगर मोर एक्यूरेटली अगर और वर्क लेना है आपने, तो आपको एक और काम करना होगा, लिमिट लगा दें कि डेल्टा D अप्रोचेस टू ज़ीरो। मतलब आपने इतने पार्ट बना दिए कि वो जो लेंथ है एक पार्ट की वो ज़ीरो को अप्रोच करने लग गई। तो फिर जो वर्क आएगा वो पहले से और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स फिर बिल्कुल उस छोटे से पाथ के अलॉन्ग वेरी ही नहीं करेगी, तो वर्क जो है ना वो एक्यूरेट आएगा। तो ये मेथड था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये आगे यूज़ भी होगा आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो ये अपने याद रखना है कि कांस्टेंट फोर्स में हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं पूरा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, लेकिन जब फोर्स वेरी करती है तो फिर हम डायरेक्ट फार्मूला पूरा डिस्प्लेसमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उसको फिर डिवाइड करना होगा ताकि जो फोर्स है उस छोटे से पार्ट के लिए कांस्टेंट रहे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।